नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, राहुल गांधी जी को अंतोगत्वा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए। मैं अशोक भाई इसको 2-3 तरह से देख रहा हूँ। एक तो मैंने एक 15 दिन पहले भी कार्यक्रम किया था। मैं इस मत का था कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए। मैं अपने कारण बता दूं। पहला, कांग्रेस में उनकी जो स्थिति है, जैसे वो खड़गे जी के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। मतलब वो भी एक मेंबर है। तो मुझे लगता है कि अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाने से वो थोड़ी लोकल स्टैंडिंग भी हो जाएगी। दूसरा, कांग्रेस में जो लोगों को लगता है ना, अरे ये संगठन के आदमी नहीं है, मूडी हैं, कब, तो वो थोड़ा जिम्मेदारी भी उनको अपने लोगों को कर देना है कि नहीं, मैं ये हूं और मैं ये कर सकता हूं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा अपने जो इंडिया गठबंधन है, उसमें पहले लोगों को बहुत दिक्कत थी राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने में। अब वो लीडर ऑपोजिशन हो गए हैं, तो बिना कहे वो धीरे धीरे वो लीडरशिप भी आ जाए। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी को अगर एक व्यक्ति कहा जाए कि एक व्यक्ति आप से दिक्कत सबसे ज्यादा क्या है, तो वो एक परिवार गांधी परिवार, और उस एक गांधी परिवार में सबसे ज्यादा राहुल गांधी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मोदी जी के लिए कांस्टेंट इरिटेंट होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए आप नीले रंग से चढ़ते हैं, तो मैं हर बार नीला ही पहन के आऊं, हर बार नीला ही पहन के आऊं, मुंह भी नीला पेंट करूं, तो आपको लगेगा क्या आदमी है भाई। तो मुझे लगता है मोदी जी की प्रेजेंस पार्लियामेंट में और कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। अशोक भाई, इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने पे आपका वक्त। नहीं, मुझे मुझे हमेशा लगता था कि राहुल शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। चलो ठीक है, आपने पदयात्रा की, आपने देश को समझा, आपने पार्टी को पुनर्जीवित किया, सब कुछ किया, लेकिन आप हमेशा पीछे रह के कि मैं तो एक सांसद हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। देखिए, होता क्या है कि यदि पार्टी में कुछ गलत हो जाए तो वो कहते थे कि खड़गे साहब देखेंगे, अध्यक्ष है, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन फिर राहुल गांधी क्या है, फिर राहुल गांधी की जवाबदेही क्या है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको फ्रंट से लीड करना होगा। और आप लीडर ऑफ अपोजिशन आप बने हैं, तो एक तो आपका इंडिया गठबंधन के साथ घटक दल जो है, आपने कहा, उनके साथ समन्वय डायरेक्ट वन टू वन होगा और बहुत अच्छा होगा। सारे सांसद, कई बार क्या होता है सर, वो आनंद जी, हमने अक्सर देखा कि अखिलेश जी की और राहुल जी की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन बाकी सांसद जो है जनता दल, मतलब समाजवादी पार्टी के, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। कि जब कोई बात होती है, कोई नाराजगी व्यक्त करनी होती है, तो पता पड़ा कि अखिलेश के 30 में से 25 लोग उठ के खड़े हो गए और बोल रहे कि ये कांग्रेस बिल्कुल साथ नहीं देती और कांग्रेस ऐसी और गड़बड़ पार्टी है और हमें तकलीफ होती है। तो ये कहीं ना कहीं नेताओं के लिए भी एम्ब्रेसिंग पोजिशन होती है। लेकिन जब आप फ्लोर पे हो और फ्लोर पे आप लीडर ऑफ अपोजिशन पे हो, तो फिर आप लीडर ऑफ पूरे अपोजिशन के हो। हर राजनीतिक दल का एक नेता होगा, लेकिन कल समाजवादी पार्टी के साथ एक एक सांसद के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, बाकी लोगों के, आपके इंडिया गठबंधन के। तो वो एक्सेप्टेंस बाय एंड लार्ज यदि सब लोगों में हो जाए, तो फिर जब पार्टी फोरम पे मीटिंगें होती है, तो उसमें आपके लिए बैटिंग करने वाले बहुत लोग बढ़ जाते हैं। ये एक मैं स्ट्रेटेजिकली कारण देख रहा हूँ। दूसरी बात, मतलब ये फिर एक बार कांग्रेस पार्टी पे यदि बात करें, तो आनंद जी, मैं इतने लोगों से मिला लीडर ऑफ अपोजिशन के आइडिया लेने के लिए, ताज्जुब लगा मुझे, किसी ने ये नहीं कहा था कि राहुल गांधी बने। कोई किसी का नाम ले रहा था, कोई शैलजा का नाम ले रहा था, तो कोई किसी का नाम ले रहा था। सब लॉबी अपना अपना पुश कर रही थी, ये सोच के राहुल गांधी तो बनेंगे नहीं। तो ये, लेकिन कोई ये यूनाइटेडली, जैसा मुझे याद है कि जब राजीव गांधी की डेथ हुई और राजीव गांधी के डेथ के बाद सोनिया जी पार्टी संभाले करके, जो एक कोरस तैयार हो गया था पीछे। ये बात अलग थी कि सोनिया जी इतनी डिप्रेशन में थी कि उन्होंने बिल्कुल 1 साल तक पार्टी से दूर रही, करीब करीब। लेकिन तब एक कोरस बना था कि नहीं नहीं, सोनिया जी आनी चाहिए सामने, सोनिया जी आनी चाहिए। फिर चाहे गुरदास कामत हो उसमें, या मुत्तमवार हो, ये लोग बिल्कुल ओकल होके रस्ते वो आ गए थे। तो जो लोगों के मन में मनीषा थी जगह लेने की, वो थोड़े से बैकफुट पे आ गए। यहाँ पे मुझे एक आदमी नहीं, मतलब मैं इतना अक्रॉस द पार्टी लाइन इतने लोगों से बात की, एक ने भी नहीं कहा कि राहुल गांधी बनना चाहिए। वो पूछते थे कौन बने, शैलजा बनी तो ठीक रहेगा, ये बनी तो ठीक रहेगा। अरे मैंने बोला इसका नाम ही नहीं ले रहा कोई। मतलब आपने राहुल गांधी को ऐसा समझा है कि जब जब क्राइसिस हो गए तब आ जाइए, पदयात्रा करिए, हमको वोट दिलवाइए और पीछे बैठिए। जब मोदी जी को हेड ऑन लेना है तो आप ले लीजिए, हम पीछे से ताली बजाएंगे। और ये करके कम से कम राहुल गांधी ने ये बता दिया कि यस आई एम देयर। और दूसरी बात जो है वो प्रेशर है, देखो साइकोलॉजिकल प्रेशर है नरेंद्र मोदी जी को। जब आदमी बार बार ये कहे कि राहुल की कोई औकात नहीं, तो समझ जाना राहुल उनके मन में 24 घंटे घूम रहा है।
जिसकी कोई औकात नहीं, उसकी बात ही नहीं करता आदमी। पूरे चुनाव में, लोकसभा में गांधी परिवार और राहुल गांधी और ये 2 बच्चे यूपी के, अब ये 2 बच्चे यूपी के साइकिल पे ऐसे तेज निकल गए कि कमल को समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ पड़ा रहा है, वो पीछे कैरियर से सटक गया। जी। खूब प्रयास किया कि हाथी से साइकिल को रोन दो, इससे रोन दो, उससे रोन दो, लेकिन जो रिजल्ट आए उसको तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का होना ये एनडीए गठबंधन पे प्रेशर है। दूसरी बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। स्पीकर भले ही बिरला जी हो, लेकिन क्या बिरला जी उसी फॉर्मेट में काम करेंगे? हालांकि बिरला जी को रिपीट करके मोदी जी ने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि हमारे तेवर कम नहीं हुए, लेकिन फिर बिरला जी के लिए आज चुनाव हो रहा है, कई सालों बाद चुनाव हो रहा है स्पीकर का, तो वो चुनाव करवा के विपक्ष ने भी बता दिया कि फिर एक रात की तो नींद हम भी आपके हराम करते हैं। मैं यकीनन कहता हूं कि कल रात को बीजेपी सोई नहीं होगी, क्योंकि यदि स्पीकर के चुनाव को जीतना है तो वो 52 लोग जो है वो साथ में चाहिए, और ये रात भर भागादौड़ी कर रहे होंगे कि कोई बीमार तो नहीं, कोई व्हील चेयर पे तो नहीं गया, कोई हॉस्पिटल पे तो नहीं भाई, कोई वो घर पे तो नहीं गया है, शपथ लेके उसको वापस बुलवाओ भैया, ये है। तो ये कुल मिला के ये जो फ्लोर मैनेजमेंट की भागादौड़ी करवाई है, रात रात की जो नींद खराब हुई है, भले ही कहे कि हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सब जानते हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं, और कल भी रात को हम देख रहे थे किसी भागादौड़ी हो रही थी। तो इन्होंने बता दिया, और इन्होंने ये बता दिया कि आपकी हर चीज को अब ग्रांटेड मत लेना, भले हमारे पास वो नंबर नहीं हो, लेकिन हम अड़ंगा तो लगाएंगे। तो ये सरकार यदि स्पीड ब्रेकर पे चलने लगी तो इस सरकार का स्पीड क्या होगा? अशोक भाई, मैं एक चीज और आपसे इसी में पूछ लूं। मुझे ऐसा लगता है सिविल सोसाइटीज की तरफ से एक मांग हुई थी जस्टिस लोकुर में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और लीडर और राहुल गांधी की एक आमने सामने की डिबेट होनी चाहिए, इस तरह की मांग हुई थी, जिसको राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया था कि भाई मैं स्वीकार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टाइम बताइए। अब मुझे लगता है कि ये बिना कहे मोदी जी को अब राहुल गांधी से डिबेट तो करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के नहीं नहीं अभिभाषण आनंद जी, ये बेशरमपना का अमृतकाल चल रहा है, निर्लज्जता का ये अमृतकाल है। राहुल गांधी ने मणिपुर पे जब विपक्ष ने मणिपुर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस सब्जेक्ट पे होता है उस सब्जेक्ट की बात करती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इमरजेंसी से लेकर तमाम बातों पे बात करते रहे, 65 साल में क्या हुआ ये बात करते रहे, लेकिन जो मणिपुर जल रहा है वो बात नहीं कर पा रहे। आज भी मणिपुर जल रहा है, बात नहीं कर रहे। संघ ने कहा मणिपुर पे ध्यान देना चाहिए, तब भी ये बात नहीं कर पा रहे। क्या है ये कहावत है हिंदी में, कुत्ते की पूंछ कितनी भी दिन नली में रखो, नली निकालते सी वो टेढ़ी हो जाती है। तो वो अभी क्या करेंगे, लेकिन ये पहले सिर्फ 1 या 2 डिबेट हुए। हमारे यहाँ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे राहुल गांधी भयावह बोले, राहुल गांधी कई विषयों पे बोले, लेकिन इसका जवाब देना नहीं होगा। लेकिन यहाँ रोज बोला जाएगा, रोज आड़े हाथ लिया जाएगा, और विपक्ष की आवाज बुलंद है। ये विपक्ष पुराना नहीं है कि जो कम है तो आपने निष्कासित कर दिया और बिल पास कर दिया। इस बार सत्ता पक्ष को विपक्ष का टेंशन है, और राहुल गांधी ये टेंशन रोज बढ़ाएंगे। दूसरी बात, आपने डिबेट करने की बात कही, ये डिबेट कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक पढ़ा लिखा और कुपढ़ कभी डिबेट पे बैठ नहीं सकते। जो आदमी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकता, जो आदमी जब बोलने लगता है तो इतना मतलब उसके बोलने के, जब यदि आप वीडियो सुनो तो आपको सर पे हाथ रख देते हो। जिसको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, 4 शादी को संत इकट्ठा बैठते हैं, जिसको साइंस का ज्ञान नहीं है, जिसको मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, जिसको इस देश की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, कौन से वैशाली यूनिवर्सिटी किसी दूसरे राज्य में बता देते हैं, ये इंसान सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ सकता है। और यह इंसान जब बिना टेलीप्रॉम्प्टर की बात करता है तो फिर ये कहता है कि मैं बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ हूं। मैं यकीनन जानता हूं कि बायोलॉजिकल पैदा होना क्या है ये उनको पता ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये बोल दिया। आप बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ ये बोल के आपके माँ का अपमान करते हो, आप अपने माँ और बाप को डिसोन करते हो। यदि मैं ये कहूं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं तो फिर ये मेरा अपमान मेरे पिता और माता का है। लेकिन ये मुझे पता ही नहीं बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल क्या है, तो किसी ने बोल दिया और मैंने अपने वो कर लिया। आपको ये पता नहीं है कि आप कैसी बात कर सकते हो कि डायरेक्ट भगवान ने आपको दूध बना के भेजा, क्योंकि आपने टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ा था
कि मंदिर पे बाबरी के ताले लग जाएंगे, और फिर आपने भूल गए उस बात को, आपने कहा मैंने ऐसा कहा ही नहीं। तो ऐसे आदमी से डिबेट क्या करेंगे, मुझे बताइए। फूटे हुए घड़े पे आप कितना भी पानी डालिए, आप पानी डालते रहेंगे दिन भर, दूसरी बकेट लेके आएंगे तब तक मटका खाली मिलेगा। लेकिन तो अशोक भाई इससे मैं नहीं, अशोक भाई मैं बीच में आपकी बात रोक, मैं इस तरह से देख रहा हूं कि अब राहुल गांधी के लिए आसान होगा एजेंडा सेट करना। अब राहुल गांधी अगर मणिपुर पे खड़े होंगे तो 13 मिनट की डिबेट में 11 मिनट ओम बिरला का मुंह नहीं दिखाया सकते हैं। अब तो उनको मुंह दिखाना होगा राहुल गांधी का, अच्छा हो या नहीं बुरा नहीं हो। नहीं 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 नहीं, आप आनंद जी आप देखिए, हिंडनबर्ग से लेके, आप हिंडनबर्ग से चालू करिए, हिंडनबर्ग से लेके आज तक एजेंडा किसने सेट किया? एजेंडा विपक्ष ने सेट किया इस बार, और ये छटपटाते रहे अपने एजेंडे पे विपक्ष को लाने के लिए, और ये फंस गए। इन्होंने मंगलसूत्र क्या हिंदुओं को बंटवाया, मुझे मुसलमानों को बंटवाया, इन्होंने भैंसे क्या खुलवा दी, इन्होंने फ्लैट क्या बंटवा दिए, गाड़ियां क्या बंटवा दी, इन्होंने मंदिर पे ताले क्या लगवा दिए, इन्होंने पाकिस्तान में जश्न क्या मनवा दिया, इन्होंने घुसपैठिए और क्या क्या नहीं बोला। ये सारे एजेंडे पे विपक्ष आया ही नहीं, विपक्ष बना रहा अपना बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम बातों पे, और उस एजेंडे पे, उस पाले में आते से ही इनकी शक्ति हीन हो जाती है, और इसीलिए 240 का हश्र हुआ। ये तो बीजेडी ने झटका खा लिया, बीजेडी के साथ विश्वासघात हो गया तो उड़ीसा मिल गया, और थोड़ी कांग्रेस कमजोर पड़ गई अपने राज्यों में, नहीं तो ये तो विपक्ष में बैठना तय था, और 20 सीटों का लफड़ा था। कांग्रेस अपने राज्यों में मात्र 34 सीट लाई, 36 सीट लाई सॉरी, और 64 सीट सहयोगी के भरोसे ली। उस 34 के जगह यदि 54 होते तो बाजी पलट गई होती। तो कुल मिलाके ये कोई बहुत बड़े मैसिव मार्जिन में नहीं है। 292 का आंकड़ा है, उधार का सिंदूर है। आप 246 पे ये भूलिए मत। आपके घर में 2 ही थालियां हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप 5 थालियां पड़ोस से लाए हैं, उससे मत गिनिएगा बार बार कि हमारे घर में 7 थाली, हम तो बड़े पैसे वाले हैं। अरे अभी थोड़ी देर मांगने आ जाएगा वो 5 थाली वापस। लेके तो कुल अपना भाग मिलाकर, गए, हाँ, तो कुल थाली लेके मिलाकर, भाग गए। हाँ बिल्कुल, ये इसमें भी है कि वो लड़ ले उन पे से, आपने तो 4 ही दी थी, और कोई बोलेगा ये तो मेरे जैसी दिख रही है, नहीं नहीं हमने आपकी जैसी एक खरीद लाई थी। ये तो बेचारे नवीन पटनायक जी को पूछो, उनका दिल क्या कहता है। तो कुल मिला के, अच्छा दूसरी बात है, हर लोकसभा का बिल, फाइनेंस बिल छोड़ के आपको राज्यसभा में क्लियर करना, और डिप्लोमेटिकली जितना मैं, क्योंकि आप मेरे से सीनियर है, आपने ज्यादा पॉलिटिक्स देखा है, मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिकली ब्लंडर किया है इंडिया गठबंधन ने, या इंडिया गठबंधन ने, जो इंडिया गठबंधन को डिप्टी स्पीकर नहीं किया। मुझे बताइए, डिप्टी स्पीकर दे के आप क्या करते? कोई भाई पावर नहीं है यदि, उसके पास। हाँ। देखिए ये सेरेमोनियल पोस्ट है, जब स्पीकर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर के हाथ में रहता है, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जो मेजर बिल्स होते हैं, जो मेजर इश्यूज होते हैं, उसमें स्पीकर ही आके बैठते हैं। तो आप डिप्टी स्पीकर दे के क्या करते? आप अनअपोज लाते स्पीकर, पॉइंट नंबर 1। और विपक्ष के लिए एक मैसेज होता है कि हम आपको साथ में लेके चल रहे हैं, उसका आपको एडवांटेज राज्यसभा में मिलता। राज्यसभा में यदि कोई बिल अटक जाता तो आप विपक्ष के साथ फ्लोर मैनेजमेंट कर सकते थे, आप जाके बोल सकते थे कि देख लीजिए भाई साहब, थोड़ा सा इस बार ये बिल क्लियर करवा दीजिए, फंस गया मामला, बहुत देश का नुकसान, थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये कहने की जगह नहीं छोड़ी, आपने पहले दिन से तलवारें खींची है छोटी छोटी चीजों के लिए, और राज्यसभा में आप राज्यसभा में आपकी स्थिति बहुत बुरी है। नहीं अशोक भाई, मैं ऐड कर दूं आपकी बात को और फिर आपसे समझ लूं इस बात को। देखिए, इन्होंने एक एटीट्यूड दिखाया नो कॉम्प्रोमाइज, और एक तरफ कहते हैं सहमति चलेगी, एक तरफ से शाही फरमान कर देते हैं कि हमने इसको कर दिया। मैं 2 चीजें इसलिए इसको आपके साथ जरा समझना चाह रहा हूं। एक तो स्पीकर अगर वो सहमति से बना देते, डिप्टी स्पीकर का कोई वो नहीं है, व्यवस्था के सारे प्रश्न केवल स्पीकर तय करेगा। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ये डिप्टी स्पीकर कर ही नहीं सकता है, ये स्पीकर के ही ऑफिस में आएगा, वही, वो भले ही प्रेजेंट ना हो। ये डिप्टी स्पीकर तभी कर सकता है जब स्पीकर हो ही नहीं, मतलब स्पीकर की जगह खाली है ही नहीं, स्पीकर की मृत्यु हो गई, या स्पीकर वो ऑफिशिएट कर रहा है, जी जी ऑफिशिएट कर रहा है, तो एज अ स्पीकर ऑफिशिएट कर रहा है। मात्र वो स्पीकर लंच पे गए और आपने पीछे हाउस चलाया
तो ये आपके अधिकार नहीं होते, कई चीजें वो स्पीकर के लिए छोड़ जाती। तो जी। ये जो चीजें हमने देखी, तो ये छिछोरापन था, फिर मैं इसको कहता हूँ अशोक भाई, राजनीतिक छिछोरापन। जी, अशोक भाई मैं 2 चीजें जिस पे आपसे पूछना चाह रहा था, इन्होंने 2 इससे बहुत क्लियर संकेत दिए हैं। इन्होंने टीडीपी और जेडीयू को भी संकेत दिया कि हम पार्टी तोड़ सकते हैं, क्योंकि बार-बार ये हो रहा था पार्टी तोड़ेंगे, पार्टी तोड़ेंगे, पार्टी, तो वो भी कहीं न कहीं आशंकित है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर के पद पे जब ये इलेक्शन करा दिए हैं, तो पार्टी लाइक बीजेडी, उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग करके नवीन पटनायक ने कहा कि अब हमें पूरी तरह से विपक्ष में रहना है, हमारे राज्यसभा के 9 सांसदों को सरकार को हर बात पे घेरना है। वो अभी तक पिछले 10 साल में आज तक नहीं घेरे थे, अब वो पहले ऐलान करके कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लोग स्टैंड बाई हैं, उनको भी अपना पत्ते खोलने पड़ेंगे। वाईएसआर कांग्रेस ने कह दिया है कि मैं तो एनडीए के साथ हूं, ठीक है। तो इसी तरह से सारे जो बाकी अनअटैच्ड हैं, नहीं उनको भी नहीं, अपनी, वाईएसआर ने का स्टेटमेंट भी रेक्टिफाई हुआ है। अच्छा, उन्हें कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं, हम ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है, हम हर इशू को तोल मोल के देखेंगे और इशू बेस्ड सपोर्ट होगा, चाहे इंडिया को हो या चाहे एनडीए को हो। तो यू कैनॉट टेक देम ग्रांटेड इन योर टोटल। ग्रांटेड। तो ये जो बाकी 26-27 लोग हैं, इनको भी अपना पक्ष स्पष्ट कर देना होगा स्पीकर के चुनाव के समय। वो भी समझ में आ जाएगा सबको कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। जैसे पप्पू यादव, ये सब लोग तो पार्ट ऑफ इंडिया नहीं हैं। नहीं, इन्होंने तो पार्ट ऑफ इंडिया है, बाकी लोगों को समय समय पे, बाकी बचे कौन है? अभी सिर्फ एक एक चीज बची है, एक एआईएडीएमके है, और एक एआईएडीएमके की मजबूरी है, वो बीजेपी को समर्थन नहीं दे सकती, उसको इधर ही आना होगा। अकाली और दल के दूसरा, मजबूत। वहाँ अकाली दल की भी, और दूसरा ये है तुम्हारा वाईएसआर कांग्रेस, जगन रेड्डी। कांग्रेस। जगन रेड्डी को ये जब जब जगन रेड्डी, क्योंकि देखिए जगन रेड्डी डबल फंसा हुआ है, राज्य में उनके ऊपर लगातार इंक्वायरी हुई है, उसका अभी ऑफिस तोड़ा गया है बुलडोजर से। अब चंद्रबाबू नायडू पूरे बदले लगा इतने 10 साल जो उसको उत्पीड़न किया, तो अब उसको वहां झेलना है, और जहां केंद्र के साथ वो नहीं जाते तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई की, या जगन को जेल में रह के ही अपनी पार्टी को जिंदा रखना होगा। यदि जगन ढुलमुल करता है कि केंद्र में ऊपर टीडीपी के साथ है, राज्य में विरोध है, तो उसकी पार्टी समाप्त, उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अगले चुनाव में बीजेपी वर्सेस टीडीपी, यही चुनाव देखने को मिलेगा वहां, क्योंकि टीडीपी ने बीजेपी की एंट्री करवाई है, तो पीडीपी ने दरवाजा खोल दिया। अब बीजेपी के साथ कैसा है, बुढ़िया मर गई इसका डर नहीं, दुख नहीं है, मौत ने घर देख लिया। हम चुनाव जीत के आ गए ये बात अलग है, लेकिन अब बीजेपी अंदर घुस गई, और बीजेपी अंदर घुस गई तो बीजेपी सबसे पहले उसी के भरोसे चढ़ती है ऊपर, जो उनको लेके जाता है। पहले उसी को ही शने शने खा के अपनी जगह बनाती है, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो। अभी आपको क्या लगता है कि बीजेपी शांत बैठी है? जिस दिन 246 में बीजेपी आ गई, उसी दिन से ऑपरेशन कमल पूरे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न जगहों पे धीरे धीरे चल रहा है। एक खबर जो आ गई है, वो कितनी, मतलब मेरे सोच से मैं डिनाई नहीं करता कि वो गलत होगी, कि एक वामपंथी दलों का जो सांसद है बिहार में, उन्हें जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता ने अप्रोच करके कहा कि आपके तो दल बदल भी लागू नहीं होता, आप बीजेपी में क्यों नहीं जाते? और उस नेता ने जो बात किया वामपंथी दल के नेता को, तो उसके मोबाइल पे रिकॉर्डिंग का मोड था, उसने वो ऑफर नीतीश कुमार को सुनवाया। ये आपके बहुत चहेते नेता है, और ये मुझे कह रहे हैं कि आप बीजेपी में मर्ज हो जाइए, हमारे यहाँ 2/3 अभी हो नहीं पा रहे। तो उसके बाद नीतीश भी बहुत अपटाइट हो गए हैं। देखिए क्या है, आप को जब बीजेपी साथ में है तो आपको अपना वजूद देखने के लिए बीजेपी को भी शक की नजर से देखना है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के वो मोडस अप्रेंटिस है। कांग्रेस लोकल यूनिट के साथ कोलैबोरेशन करती है, गठबंधन करती है, और अपने आप को समाप्त कर देती है, वो गठबंधन को आगे बढ़ा, मतलब लोकल पार्टी को आगे बढ़ाती है। देश में जितनी भी रीजनल दल है वो मैक्सिमम कांग्रेस से निकले हुए हैं। मतलब आप टीडीपी दिखाइए, ये कांग्रेस से निकला हुआ दल है। केसीआर एक कांग्रेस से निकले हुए हैं। केसीआर एक जमाने में राइट हैंड हुआ करते थे
संजय गांधी के, ठीक है, वो वहीं से निकला हुआ है। आप टीडीपी अपना आप टीएमसी देखिए, आप वहीं से निकला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस देखिए, आप वहीं से निकली है। तो कई क्षेत्रीय दल जो है वो वहीं से निकले हैं। एक जनता दल यूनाइटेड छोड़िए, एक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एक कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, यदि ये छोड़ दे तो बाकी सारी पार्टियां कांग्रेस से निकली है। लेकिन बीजेपी का आप यदि देखिए तो बीजेपी से कोई रीजनल दल का जन्म नहीं हुआ। बीजेपी ने अपने आप को यदि इतना मोटा बड़ा बनाया है तो उसने रीजनल पार्टियों को खाया है। जिस राज्य में गई, महाराष्ट्र में छोटा भाई बन के गई, बड़ा भाई बन के रही। बिहार में छोटा भाई बन के गई और बड़ा भाई बन गई वर्चुअली। आज बड़ा भाई के रोल में है। नीतीश कुमार के एमएलए कम है, बीजेपी ज्यादा है। बीजेडी को मददगार करके गए, थैंक यू पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट निपटा ही दिया विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह पे। ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होने नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको वो समझने। अकाली दल देखिए क्या हालत हो गई। एआईएडीएम की जल्दी सुधर गया, उनने हाथ पल्ला झाड़ दिया। जनता दल यस का हाल देखिए अब क्या हो गया इस चुनाव में। तो कुल मिलाकर ये जो नेचर है, उससे एनडीए गठबंधन में अविश्वास की एक धारणा है, पूरा अविश्वास फैला हुआ है। मैं अशोक भाई, मैं एक और तरफ से इसको देखना चाहूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, ऑपरेशन कमल हम सबको पता है, बीजेपी रिलेंटलेसली लगातार इस कोशिश में रहेगी पार्टी कैसे टूटे, डरा के, धमका के। लेकिन इसका उल्टा भी जरा देख लीजिए, एक प्रोटेक्ट कमल भी एक चल रहा है। क्योंकि मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में दो ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को तोड़ने में लगते हैं। वो आज की तारीख में अगर वो ठीक से चालें तो बीजेपी वहां काफी कुछ उनके एमपी क्रॉसओवर कर सकते। देखिए सर, जो लोग बीजेपी में गए थे अब उनकी घर वापसी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, बंगाल में तो बीजेपी के लोग टीएमसी में जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, दीदी दीदी है और दीदी पटक पटक के मारती है। चाहे आप कितना पैसा खर्चा करो, कुछ भी करो, तो बंगाल में रहना है तो दीदी दीदी बोलना होगा, तो वो जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सूर्यकांता पाटिल ने कल ही वापसी की और उसने कहा 10 साल में मैंने ये सोचा, ये देखा, वो देखा। हालांकि एक कॉशियस ये भी है, ये जो जाके वापस आ रहे हैं इससे बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जब पार्टी क्राइसिस में थी, देखिए सूर्यकांता पाटिल को क्या नहीं दिया। एक पत्रकार थी, उसको कारपोरेटर से लेके एमएलए से लेके विधायक बनाया, उसके बाद 2 बार राज्यसभा, 2 बार लोकसभा, केंद्र में मंत्री, ये सब दिया कांग्रेस और शरद पवार। लेकिन 2014 में जैसा मोदी का उदय हो गया, सूर्यकांता पाटिल ने तुरंत साइड बदल ली, ये सोच के कि मुझे वहां कुछ मिलेगा। 10 साल चुप रही। अरे भाई चलो ठीक है, 10 साल चुप रही, लोकसभा चुनाव के पहले ही आ जाती, तब भी पार्टी को जरूरत थी। लोकसभा के चुनाव के निर्णय जब विपरीत आ गए, तब उन्होंने कहा कि मैं तो जनसेवा करने के लिए वहां गई थी, वहां तो जनसेवा होती नहीं, जन कल्याण होता नहीं, स्व कल्याण होता। 10 साल में मुझे ये पता पड़ा कि जन कल्याण तो सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी करती है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। जन कल्याण कोई नहीं है, खुद के कल्याण के लिए आए। तो शरद पवार जी को लिए ठीक है, वापस तो ले लिया उनको, लेकिन ना पद देना चाहिए कोई, ना कोई सीट देनी चाहिए, क्योंकि जो क्राइसिस में आपके साथ है, देखिए लवली चला गया कांग्रेस से दिल्ली से बीजेपी में, वापस आने के बाद फिर कांग्रेस ने उसको बड़ा पद दिया, फिर वो जब कांग्रेस को जरूरत थी तो पद छोड़ दिया। तो ये जो जो गए वो कभी आपके थे नहीं, इनको वापस लाना, इसका मतलब आपका जो बचा हुआ कैडर है उसको हतोत्साहित करना। अशोक भाई, लेकिन एक मैं अब स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात कर ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कुछ तो चल रहा है, कुछ ये चल रहा है कि अगर आरएसएस प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग होती है, जो दोनों तरफ से ना हाँ बोला जाता है ना बोला जाता है, कोई नहीं कहता रहा हुई। ज्यादातर लोगों का यह है कि मीटिंग हुई थी। अगर मीटिंग होती है, और जैसा इस समय माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए अमित शाह सबसे ज्यादा व्यग्र हैं, क्योंकि उनको एक ही अब नजर आ रहा है कि पीएम की कुर्सी और उनके बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। आप इसको, क्योंकि मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि अगर वो इस समय योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं तो उत्तर प्रदेश में हाराकिरी करेगी बीजेपी, क्योंकि इनके पास मोदी जी की गारंटी खत्म हो चुकी है। जो छोटी मोटी गारंटी बची है एंटी मुस्लिम वोट के लिए, वो योगी आदित्यनाथ। आपका यूपी पे भी मैं एक जरा वक्तव्य चाहता हूं कि ये जो चल रहा है उसमें क्या है। देखिए यूपी का जो खूंटा है
वो संघ को भी बचाया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन योगी आदित्यनाथ, दो चीजों पे मेरा ध्यान है अभियान में, कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है और यूपी में क्या मुख्यमंत्री बदलता है। यदि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दो गुजरातियों के अनुसार बना और योगी आदित्यनाथ हट गए, तो मुझे सबसे ज्यादा संकट में देश के साथ संघ आता है। संघ भयानक संकट में। तो संघ अपना वजूद बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना देना चाहेगा और योगी आदित्यनाथ को लगातार बचाता रहेगा। योगी आदित्यनाथ अपनी हुंकार भर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया कि यदि आपने मेरा उपयोग नहीं लिया तो आपका हश्र यूपी में क्या हो सकता है, ये देख लीजिए। मोदी है तो मुमकिन है जगह पे, योगी है तो मुमकिन है, आपको बोलना चाहिए था। पूरे देश में नरेंद्र मोदी का ब्रांड कहीं नहीं चला। एक राज्य बताइए जहां नहीं चला। तो कुल मिलाकर यदि उड़ीसा में भी आया है तो मोदी का ब्रांड नहीं आया। उड़ीसा में 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और उड़ीसा में जो लोग काम कर रहे थे, अब संबित पात्रा जैसे लोग कि जो 5 साल तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे पड़े रहे, वहां नतीजा आना था। और दूसरी बात है, उड़ीसा को चप्पा चप्पा जानने वाले अश्विनी वैष्णव का जो उपयोग हुआ है उड़ीसा में, वो अभूतपूर्व है। क्योंकि वो कई जिलों में कलेक्टर रहे, वो एक एक आदमी को जानते थे, वो बीजेडी के नेचर को जानते थे। और पांड्यान उनका ऐसा बहुत बढ़िया जमघोटिया दोस्त था कि जिसकी रणनीति इनको मालूम हुआ करती थी। कोई लोग तो कहते हैं कि पांड्यान ने बीजेडी को भेज दिया, क्योंकि पांड्यान की अकूट संपत्ति जो है उस पर नजर ईडी सीबीआई की पड़ रही थी, रडार पे आ गए थे। उन्होंने वीआरएस ले लिया, पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी बर्बाद करके अब वो राजनीतिक संन्यास की बात करते हैं। अब बचा क्या है, तू संन्यास कैसे ले गया, पूरी पार्टी ने कोई संन्यास दिलवा दिया तुमने, अब संन्यास कहां बचा है वहां। तो कुल मिलाकर ये जो उपयोग में लाते हैं लोगों को, वहां पे भी मैं बोलता हूं कि पूरा क्रेडिट मैं उनका देता हूं। यदि 29 की 29 सीटें आ गई हैं मध्य प्रदेश में, ये पूरा क्रेडिट शिवराज को देता हूं। शिवराज सिंह सर, क्योंकि मोहन सिंह के सभाओं में कुर्सियां खाली होती थी और सबसे ज्यादा डिमांड शिवराज की होती थी। तो ये जिन राज्यों में आपको मिला है, वो राज्यों में, हाँ, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वहां कांग्रेस बीजेपी के लिए बहुत आसान है कांग्रेस को निपटाना, क्योंकि आधी कांग्रेस बीजेपी के पेरोल पे है, आधी से ज्यादा 90% कर लीजिए आप। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन बिल्कुल जीत सामने दीवार पे लिखी हुई। लेकिन हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार बन गई तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तमाम लोग, एक तरफ हुड्डा है और बाकी को हुड्डा के निपटाने के लिए बाकी लोग एक लाइन से खड़े हैं। हुड्डा और इनके झगड़े में पार्टी निपट रही है, ये ना हुड्डा जान रहे ना ये शैलजा सुरजेवाला ये जान रहे। ये आपस के वर्चस्व की लड़ाई में पार्टी खत्म हो जाएगी हरियाणा से। फिर हरियाणा में बीजेपी आ गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जहां 8-2 होना था वहां 5-5 हो गया। जी जी। और बीजेपी क्या तैयारी से लग रही है, अभी तो आप 100 सीटों की खुमारी से नहीं आए हैं। कल महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाया था दिल्ली में विधानसभा की तैयारी के लिए, और क्या तय हुआ सर? तय हुआ, खड़गे जी ने बोला कि हम तो महाविकास आघाड़ी लड़ेंगे, सीट शेयरिंग तय करो आपस में, और आपस में लड़ो मत और इकट्ठा रहो, और यही बातें करके भगा दिए। और बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने अपने लोक नियुक्त किए, प्रभारी दिया महाराष्ट्र को भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी दिया अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के पास 2 काम है कि पीछे लॉजिस्टिक संभालना है और पैसे की व्यवस्था करनी है, धन की कमी नहीं होनी चाहिए, ये काम उनको दिया है। यादव संगठन और संघ इन दोनों को देखेगा। और अश्विनी वैष्णव ने कल कुछ सिलेक्टेड मराठी पत्रकारों को बुलाकर ट्यूशन ली। मैंने पहली बार देखा, पहली बार 14 मतलब 10 साल में, कि एनडीए गठबंधन का मंत्री हंस हंस के बात कर रहा है, गले लग रहा है, ये पहली बार। नहीं तो सब मोदी जी के फोटोकॉपी रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का चेहरा लेके बैठते हैं। कल वो पत्रकारों के बीच में
एक स्टूडेंट बैठे हैं नोटबुक लेके और वो सवाल पूछ रहे थे एक एक जिले पे, एक एक जगह पे, और पत्रकार जवाब दे रहे थे। तो अच्छा उस जिले में कैसा हुआ, अच्छा वानखड़ी जी आप सिंगल डिजिट पे क्यों अटके हुए थे? और उनसे वार्तालाप करते हुए आपको क्या लगता होगा कि मैंने कोई अलग बात कही होगी? जो मैं आपके साथ बात करता हूँ वैसी बात उनके साथ हुई। मैंने बोला आपके दोनों गुजरातियों ने निपटा दिया पार्टी वहां पे। उन्होंने वो भी पॉइंट नोट किया। मैंने बोला आपको मालूम है कितनी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, बीजेपी कितनी है? वो हंस दिए, बोले हाँ लोगों में नाराजगी तो है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा किसी बात कर रहे हैं आप, गुजराती गुजराती कर रहे हैं, तब से मैं सुन रहा हूं आपको, आप जानते हैं हमारे वो नेता है, ये बात नहीं की। एक स्टूडेंट बन के सीख रहे थे क्योंकि उनको पूरा प्रयास करना है कि पार्टी वापस आ जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन क्या कर रही है? कल लोगों को बुलाया, महाराष्ट्र से लोग आए, अपने अपनी बातें बता के आ गए कि हमारे यहाँ हम क्यों हारे, हमारे यहाँ क्यों जीते। कोई बात नहीं हुई, हार जीत पे कोई बात नहीं हुई। बस विधानसभा का चुनाव करना है, खड़गे जी ने दो टूक बात कही, सबको साथ में मिलकर लड़ना होगा। ठीक है करिए आप, जाइए। किसी ने ये नहीं पूछा वहां पे एक सीट भी हारते हैं बीजेपी में तो पूछा जाता है कि एक सीट क्यों हारी। गुजरात में घमासान हो रहा है कि ये सीट कैसी गई, राजस्थान में घमासान हो रहा है कि ये 8 सीटें कैसी गई, या कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश तो मानो मृतप्राय है। तो कहीं ना कहीं आपको बीजेपी के सामने लड़ना है तो आपको बीजेपी से कुछ सीखना होगा, और वो होता है रणनीति बनना। वो एक बहुत बड़ा युद्ध हारे हैं आनंद जी। एक बड़ा युद्ध हारने के बाद बाकी ये छोटे 3 युद्ध जीतने के लिए फिर पूरी ताकत के साथ उतरे। और होमवर्क देखिए लोअर लेवल पे, मतलब मेरे जैसे आदमी को कोई मंत्री बुलाता नहीं। मैं किसी सांसद को नमस्ते करता हूँ, बीजेपी की तो नमस्ते का जवाब देता नहीं, इधर उधर देखता है। मैं तो अनटचेबल हूं भाजपा में, कोई मिलता भी तो अंधेरे में मिलता है। ऐसी जगह पे 3 बार फोन आके तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं बोले नहीं सर महाराष्ट्र के ही कुछ पत्रकारों को मिले और आपके लिए 2-3 बार बोला आप प्लीज आ जाइए। और उन्होंने मुझे कहा कि क्या आपका रीडिंग परफेक्ट था जो वानखड़े जी, कोई कुछ बोलता था वानखड़े जी आपको लगता है ऐसा हुआ है, आप बताइए ना थोड़ा। ये चेंज है। अश्विनी वैष्णव की हिम्मत नहीं कि वो ऐसे पत्रकारों को बुला के, मेरे जैसे पत्रकारों को बुला के बात करे। वह ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया होगा बिना हुक्म के, और जब ऊपर से हुक्म आया है तो भाई घोर विरोधी जो आपको घोर विरोध करते हैं, विरोध करते हैं मतलब आपकी नीतियों का विरोध करते हैं। हमें क्या, अमित शाह और नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से मेरा क्या विरोध है, दोनों मिलते हैं तो हम नमस्ते करते हैं। उम्र से भी बड़े हैं हमसे, एक्सपीरियंस से बड़े हैं और अच्छे ओहदे पे है, देश के प्रधानमंत्री, हम तो नमस्ते करेंगे, झुक के करेंगे। तो व्यक्तिगत तो कोई नहीं होता, लेकिन जो नीतिगत विरोध है उसके चलते भी आपके विरोधियों को भी आज साथ में बैठ के आप जब अपनी कमियां पूछते हो, यह है तैयारी। और यहाँ महाराष्ट्र के मीडिया को कांग्रेस वाले पूछने को भी तैयार नहीं है, छोड़ दीजिए। ये मतलब वहां जो भी अपॉइंट होता है वो अपने आप को भगवान समझ में लगता है, उसको महाराष्ट्र का मन ही समझ में आ जाए तो भी ठीक। मुझे तो डर है कि विधानसभा के लिए रमेश चेन्नीताला के हाथ से चीज नहीं निकल जाए, उनको कहीं नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया जाएगा कि आपने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया, आप मणिपुर में चले जाइए। तो उसी जनरल सेक्रेटरी को रिपीट करो जिसने ये रिजल्ट दिए, तो कम से कम उसको विधानसभा, उसको मालूम है लोकसभा लड़ी उसने, तो उसको मालूम है विधानसभा सेगमेंट क्या है, वो उसको बूस्टअप करेगा। देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैंने कल पूरा स्टॉक लिया, जो लोग आए थे क्या हुआ मीटिंग, तो उन्होंने कहा नहीं बस बुलाया और ये बोला गया, और अब लगता है कि ऐसा ही होगा, देखते हैं अब लगे काम में। हर आदमी इतना बड़ा बंडल लेके आया था कागज का कि मेरे यहाँ विधानसभा में क्या हो सकता है, ये लोकसभा हमने कैसी जीती, कौन से सेगमेंट में हम बिक रहे हैं, कौन से सेगमेंट में हमने मार खाई, वहां क्या करने की जरूरत है। हर नेता ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की व्यवस्था की, लेकिन किसी को कोई पूछा नहीं गया। वो फ्लाइट से आए, फ्लाइट से गए, बात हुई।
मीटिंग हो गई, महाराष्ट्र की मीटिंग, जीत गया चुनाव आपने। ये लीचरपन जब तक कांग्रेस से नहीं जाएगा, अकेले राहुल गांधी से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। या राहुल गांधी को, ये नकारा टीम को विसर्जित करना होगा, अपनी जैसी टीम खड़ी करनी, अपने जैसी टीम। और ये 1000 बार टेस्ट करने के बाद भी ये फ्यूज बल्ब को क्यों बार बार लगाते हैं? कर्नाटक में आपने पानीपत करवाया साला, फिर महाराष्ट्र में एक सीट नहीं लाई, फिर भी अब सुरजेवाला को महाराष्ट्र नहीं दे जाए, मतलब मध्य प्रदेश देने के बाद मुझे तो डर है कि रणजीत सुरजेवाला को इंचार्ज बना दिया जाएगा महाराष्ट्र का। फिर वो वहां पैसे और यूपी का राजीव शुक्ला को यूपी का, क्योंकि आपने वहां पानीपत करवा दिया, हिमाचल में निपटा दिया पार्टी को, अब आप यहाँ निपटाइए पार्टी को। मैं अशोक भाई हरदम एक चीज कहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर में तो रिजल्ट पता है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड मेरी अपनी एनालिसिस के हिसाब से आज इंडिया गठबंधन के खाते में है। अब इंडिया गठबंधन कितना एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा उसको हारने के लिए, देखने वाली बात, कितना नहीं देखिए, एफर्ट करेगा। नहीं, महाराष्ट्र में तो भूल जाइए, महाराष्ट्र में तो इनकी औकात नहीं। ये 15 सांसद जो आए हैं, ये राहुल, ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे की देन है। महाराष्ट्र की क्या औकात थी पिछली बार सबको समझ में आ गया। एक सीट पे थे सिर्फ बाळू धानोरकर, वो भी अपने बलबूते पे आया था। शिवसेना से आया हुआ आदमी कांग्रेस का टिकट लेके जीतता है, वो अपने बलबूते पे आया था। बाळू धानोरकर नहीं है आज, उनका स्वर्गवास हुआ है, लेकिन वो अपने बलबूते पे आया था, वो दमदार जमीन का नेता था। इनके पास कुछ भी नहीं। इनके पास नाना पटोले है जो बीजेपी से आए, इनके पास वडेट्टीवार है जो वहां से आए, शिवसेना से आए। आप यदि संगठन में लोग देखेंगे तो मैं आपको 60% लोग ऐसे बताऊंगा जो दूसरे पार्टी से आए। अशोक भाई, मैं इसलिए इस बात को अब खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक एक लोगों को, दर्शकों को समझाने के लिए कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे काम करती है। एक डेलकर जो आत्महत्या करता है और लिख के कहता है कि बीजेपी के नेताओं से, उसकी पत्नी आज बीजेपी की सांसद बन के बैठी हुई है। ये दर्शाता है कि कौन किस पे कितना काम करता है। मतलब उस महिला के हस्बैंड ने जान दे दी और लिख के कहा, और महाराष्ट्र में आके जान दी कि कम से कम इसकी जांच हो, और आज वो महिला बीजेपी की सांसद है। तो बीजेपी कितना क्लोजली काम करती है, ये एक उदाहरण है। नहीं, देखिए, कांग्रेस में तो बीजेपी ही बताती है कि कैसा काम करना। ये सारे बीजेपी के पेरोल पे ही है। भयावह स्थिति है सर। चलिए अशोक भाई, लेकिन अगले हफ्ते जब काम हम लोग बात करेंगे तो मेरे ख्याल में उस समय पिक्चर और बहुत क्लियर हो चुकी होगी। देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत कुछ क्लियर करेगा कि एनडीए गठबंधन के दल का कितना से है। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिख जाएगा, क्योंकि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। एक बहुत विषय और था, हम उस पर नहीं बात किए। केजरीवाल जी की जिस तरह से लोअर कोर्ट और फिर जिस तरह से हाई कोर्ट ने बिहेव किया है, वो भी एक है। आगे ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो अगले हफ्ते केजरीवाल जी, हरियाणा के केजरीवाल यदि सुप्रीम कोर्ट में सही बेंच पे, मैं इसको रेखांकित करता, सुप्रीम कोर्ट में यदि सही बेंच पे ये केस नहीं गया तो केजरीवाल जी हरियाणा के चुनाव तक जेल में रहेंगे। ठीक है। पहले भी मैंने कहा था, केजरीवाल जी जब तक गुजरात का वोटिंग नहीं होता केजरीवाल जेल रहेंगे, और गुजरात के वोटिंग के बाद ही केजरीवाल जी को बेल मिलेगी, क्योंकि केजरीवाल गुजरात में आम आदमी का फेस थे। केजरीवाल का 12% वोट था। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।